हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव आंसर राइटिंग क्लास में, जिसमें हम टेस्ट के बाद आंसर डिस्कशन करते हैं। हर एक टेस्ट का आंसर डिस्कशन हम इस क्लास में करते हैं। जो टेस्ट आप खुद लिखते हैं उसी को मैं खुद भी अपने हाथों से उसी कॉपी में जो कि आपको लिखने के लिए दी गई है सेम पैटर्न पर लिखता हूं। हम चाहें तो ये चीज़ें आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ एक डीमेरिट ये होगा कि जो शब्द सीमा है उसका उल्लंघन हो जाएगा। चीज़ें केवल औपचारिक रूप में रहेगी, वो वास्तविक रूप में नहीं आ पाएगी। इसलिए इसे हाथ से लिख करके आप तक पहुंचाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, उससे कुछ न कुछ जरूर सीखते होंगे। आज हमने निबंध का टेस्ट दिया था, जो कि हमारा 10वां टेस्ट है। इस 10वें टेस्ट के अंदर पहला जो निबंध होता है, या टेस्ट सीरीज में जो 10वां टेस्ट है, इसमें निबंध में पहला टेस्ट 50 नंबर का होता है। यहाँ भले ही से एग्जाम में 10 पेपर पेज दिए हुए हैं, वो आपको 10 पेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 पेज में शब्द सीमा हो जाती है पूरी। 6-7 इतना आप अराउंड में लिखिए, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम हो गया है और प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। तो 10 के 10 पेज पूरे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शब्द कम लिखने हैं, बातें ज्यादा कहनी है। निबंध शब्द में भावनात्मक जो बातें कही जाती है उनका सहारा लेते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे हम लयबद्धता निबंध में दे सके। सबसे पहली जो शुरुआत होती है निबंध में, अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उसका एक ही सूत्र है, और वो सूत्र है कि जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से सही का सिलेक्शन करना। हमारी आदि जो विजय है, आदि जीत निबंध के पेपर में वहीं पर मिल जाएगी, जहां हम ये चूज कर लेंगे कि हमें कौन सा निबंध लिखना है। मेरा प्रेफरेंस मादक पदार्थों का सेवन कारण और निदान, ये वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का क्या रीजन था, ये मैं आपको बताता हूं। पहला तो कि ये हमारे सिलेबस में 2 जगह पर, उद्यमिता और सोशियोलॉजी, इन 2 सिलेबस का हिस्सा है। तो इसके बारे में फैक्चुअल बातें जो है वो मुझे बिल्कुल सोचनी नहीं पड़ेगी, वो मेरे अंदर है। वो कहीं ना कहीं मैंने उसके कारण, उसके निदान, उसके डाटा को रट रखा है। तो जब हमारे पास ये आज का पेपर आया, उसमें 5 ऑप्शन थे। विकसित भारत 24/7, एक जलवायु से रिलेटेड था, और एक मादक पदार्थ, और बाकी के 2 निबंध तो काम चलाऊ थे। आधुनिकीकरण था, सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी थी। लेकिन बड़े जब भी हम निबंध लिखेंगे तो ऐसा जो पहला पॉइंट दिया हुआ है आधुनिक भारत, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे ज्यादा कठिन इनमें से वो निबंध होगा। सबसे ज्यादा इजी निबंध में 2 निबंध हो सकते थे, एक भारत विकसित भारत 2047, और एक सामने जो लिखा हुआ है मादक पदार्थों का सेवन। अगर आपने इनमें से चूज सही चीज कर ली तो आप ज्यादा अच्छे से अपनी बात को लिख पाएंगे। तो चूज करने के कुछ आधार होते हैं कि हमें एग्जाम में कौन से निबंध को सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में से आपको चारों ही आते होंगे, या तो चारों ही नहीं आते होंगे। वो ऐसा बना करके देंगे कि या तो चारों आएंगे या चारों नहीं आएंगे। दोनों ही स्थितियों में चूज कैसे करना है, हमें सबसे पहले ऐसी चीजें देखनी है जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट हो। क्योंकि जो चीजें हमारे सिलेबस में टॉपिक के रूप में है, उनको कहीं ना कहीं हमने थ्योरेटिकल कारण, लक्षण, प्रभाव, विशेषता और उसका करंट अफेयर्स ये पढ़ रखा है। ये क्लासरूम में हमारे टीचर्स ने या हमने किसी नोट्स में पढ़ा हुआ है। वहां हमें कम मेहनत में ज्यादा बातें याद आ जाएंगी। बाकी उसके इतर जो टॉपिक होंगे उनमें आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। दूसरा, सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूं एग्जाम में, उस निबंध को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ऐसी चीजें टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके दी जाती है। अब आप इस निबंध को देखोगे तो यहाँ 3 टुकड़े मिलेंगे आपको, और जिन जिन निबंध में ऐसे 3 टुकड़े, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े होते हैं, आपको उसे चूज करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे दिमाग को फ्रेमिंग दे देता है, एक फ्रेम बना करके दे देता है। मुझे शुरुआत में यहाँ पता चल जाएगा कि मुझे 1-1.5 पेज भर के मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है ये बात को डिस्क्राइब करना है। फिर मुझे 1-1.5 पेज भर के क्या कारण है इसे डिस्क्राइब करना है, और 1-1.5 पेज में मुझे निदान को डिस्क्राइब करना है। ये 3 तो मेरे पास फ्रेमिंग हो गई। मैं जब एग्जाम में किसी टॉपिक को, किसी निबंध को सिलेक्ट करूं, तो मेरे पास 7 पेज भर के लिखने का कंटेंट भी तो हो। क्योंकि जहां मैंने फैकोलॉजी शुरू की, जहां मैंने चीजों को अपने हिसाब से केवल लपेटना शुरू किया, वहां मेरी क्वालिटी पूरी गड़बड़ हो जाने वाली है।
वहां में जो लिखने के स्तर पर लिखता हूं वो अपने आप ऑटोमेटिक डाउन चले जाएगा। तो ऐसे में जब हमें केवल पता है कि मादक पदार्थों के सेवन में मुझे केवल 1.5 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है, 1 पेज लिखना है, मेरी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जब मुझे पता है कि ये कारण मुझे 1-1.5 पेज भर के लिखना है तो मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। मेरे जब निदान में और फिर आज लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन माने उपसंहार बोलते हैं हम निबंध की भाषा में, क्वेश्चन होता तो निष्कर्ष लिखते, यहाँ हम कंक्लूजन बोल देते हैं, उपसंहार बोल देते हैं। आधा पेज भर के ये लिखना है और ये सबसे आसान चैप्टर होता है। तो एग्जाम में आपको निबंध कौन सा सिलेक्ट करना है इसके विषय में मैं बातें बता रहा था कि 2 तरीके आपको यूज करने हैं। एक वो वाले निबंध जो आपके सिलेबस के हिस्से हैं, जिनको आप बाकी के पेपर्स में पढ़ चुके हो। मान लीजिए कि आप कौटिल्य पढ़ चुके हो, कौटिल्य एक हमारे पेपर में दिया हुआ एक सिलेबस का हिस्सा है, दूसरे पेपर में हमने कौटिल्य को खूब पढ़ा हुआ है, वहां हमें उसके षटगुण सिद्धांत को, सप्तांग सिद्धांत को, सब कुछ पढ़ा हुआ है वहां हमने। तो अगर इन 4 ऑप्शन में वो होगा, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस में हम पहले से डाटा के रूप में पढ़ चुके हैं, कंटेंट के रूप में पढ़ चुके हैं, तो प्रायोरिटी उसे दी जानी चाहिए। मान लीजिए कि ऐसे 2 ऑप्शन है जैसे आज के पेपर में थे, विकसित भारत 24/7 वाला और दूसरा वाला ऑप्शन था मादक पदार्थों का सेवन। तो ऐसे में फिर उसे चूज करना है जिसमें ये टुकड़े हों, क्योंकि टुकड़े आपको गाइड देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कि बस इतना सा लिखना है। जब छोटा लिखना होता है तो हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, खूब फैला करके रायता वगैरह ना होता है तो फिर हम बहक जाते हैं, हम कुछ तो भी लिख देते हैं और वो कुछ तो भी बहुत सारे अच्छे निबंधों की क्वालिटीज को खराब कर चुका है, आज भी करता है। तो हमें कोशिश ऐसी ही करनी है। इन 2 आधारों पर आप पहले प्रश्न सिलेक्ट कीजिए, अगर प्रश्न सही सिलेक्ट कर गए तो वो आपका अच्छे से अच्छा निबंध माना जाएगा। आपने उसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी, ज्यादा अच्छा लिखोगे, कम जानकारी होगी लट लतीफी या फालतू की बातें लपेटने वाला काम करोगे। मैंने यहाँ जो चैप्टर सिलेक्ट किया वो था मादक पदार्थों का व्यसन, कारण और निदान। इसके रीजन बता दिए कि ऐसा क्यों सिलेक्ट किया गया है। अब आ जाते हैं, या तो फिर एक तीसरा आधार भी होता है, जब सारे ही टॉपिक ऐसे हों जिनमें हमें सब में सिलेबस का हिस्सा हो, सब में हमें ऐसे टुकड़े टुकड़े हों, तो फिर ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है जो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से आहत कर दे, जहां हमारे पास ऐसे कुछ शब्द हों जो सेंटीमेंट टाइप का क्रिएट कर दे या व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जोड़ दे। जैसे मेरे पास इससे एक बेटर ऑप्शन था महिला वाला जो सेकंड वाले में है। मेरे पास ऐसे ऐसे शब्द थे जहां मैं सामने वाले को रुला तक सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इसे चूज किया। खैर वहां उसको चूज करना ज्यादा प्रेफरेंस देना जरूरी होता है। आप लोगों को ये सलाह मैं दे रहा हूं कि जब हम सिलेक्ट करें एग्जाम में आंसर लिखें तो ये कम से कम उनके बेस हो कि हम किसे सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद आंसर लिखना शुरू करें। अब आंसर लिखा कैसे जाता है, निबंध कैसे लिखना होता है, उसका अर्थ, उसकी मेन थीम समझिएगा। देखिए कोशिश करनी है कि जब आप आंसर लिखें तो उसकी शुरुआत किसी व्यक्ति के कोटेशन से अगर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैं यहां बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कोटेशन से, किसी भावनात्मक बात से चीजों को शुरू करते हैं तो पढ़ने वाले को यह कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसने जो निबंध लिखा है ये अच्छा लिखा होगा। ऐसी जो आम प्रचलन की बातें हैं वो नहीं लिखनी है। जैसे महिला सशक्तिकरण में 80% बच्चे शुरू करते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नहीं भाई ये गलत तरीका है, ये फिर उसके इंटरेस्ट को कम कर देगा। हमें क्या करना है, उसे इंटरेस्ट को जगाने के लिए अपने खुद के मन से कोई चीज बना लो। जैसे यहां मैंने खुद ने बनाई है, आप देखोगे एक छोटी सी बात, बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। ये जब कोई पढ़ेगा ना तो उसका मन होगा कि यार आगे भी देखूं क्या लिखा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये इस दुनिया में हर व्यक्ति को इंटरेस्टिंग लगेगी और इसी चक्कर में वो यहाँ पढ़ने आएगा और फिर यहाँ मैं उसे पढ़वाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार हर इस निबंध में आप देखेंगे 3 टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहले में टर्निंग पॉइंट है मादक पदार्थों का सेवन का वर्णन करूंगा मैं 1.5 पेज में, फिर कारण का वर्णन करूंगा और फिर मैं निदान का वर्णन करूंगा। और मैंने हर तीनों प्लेसेस पे
एक ऐसा पॉइंट लगाया हुआ है जिससे वो आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो। मैं बताता हूं इसको। यहां हमने ये पॉइंट यूज कर लिया। अब देखो इसका डिस्क्रिप्शन है नीचे, ध्यान से देखना। यहां कहावत मादक पदार्थों के संबंध में उचित वर्णन देती है। मादक पदार्थों का सेवन एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है जिसने विश्व के सामाजिक और स्वास्थ्य जिसने विश्व भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। बस उस वाली बात का रिप्रेजेंटेशन इस पॉइंट में था। अब आ जाओ नीचे। इसको कंटिन्यू फॉर्मेट में लेने के लिए भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है, जहां युवाओं और वयस्कों में नशीले पदार्थों की लत बढ़ती जा रही है। यह न केवल व्यक्ति के शारीर और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करता है, बल्कि परिवार और समाज और राष्ट्र के विकास को भी बाधा उत्पन्न करता है। अब यहां से मैंने उसमें आंकड़े डाल दिए, क्योंकि अब मुझे पता है कि ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट पैदा किया था वो धीरे धीरे कम हो गया होगा। जानबूझ करके इंटरेस्ट को फिर से जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए डाटा डाला गया। और डाटा डालने का तरीका वो हम जो क्वेश्चन आंसर में डाटा डालते हैं वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। डाटा डालने का तरीका ही चेंज है। सर्वेक्षण बताता है कि भारत में मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन की समस्या चिंताजनक स्थिति को पार कर गई है। यह लगभग 3.1 करोड़ लोग भांग का सेवन करते हैं, जबकि 13 लाख लोग इस पर निर्भर है। लगभग 2.26 करोड़ लोग अफीम का सेवन करते हैं, जबकि 28 लाख लोग उस पर निर्भर है। और आगे पढ़ो, इसी को कंटिन्यूटी है। शराब सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नशीला पदार्थ है, जिसे 16 करोड़ से अधिक लोग सेवन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब यहां जानबूझ करके एक फिर कोटेशन डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है अभी लो बूझने वाली है। मैंने जो अभी जला रखी थी वो धीरे धीरे बुझेगी, इंटरेस्ट कम पड़ेगा। तो फिर देखो, उसी को ओवरकम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसके गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम होते हैं। ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। 1.5 पेज का लगभग हमने 150-200 शब्द लिखे। 100 के आसपास शब्द भी मानेंगे तो चलेगा। तो 100-150 शब्द में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमारा बर्डन भी नहीं पड़ा कि मैं क्या करूं, लेट हमें वो लपेटने वाला कार्यक्रम भी नहीं करना पड़ा। बड़ा आसानी से हमने इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिख लिया। अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है हमारा कारण, क्योंकि निबंध में पूछा था कारण, इसलिए उसको हेडिंग डाल दिया। बाकी कारण को हेडिंग नहीं डालना है। अब यहां मैंने फिर से इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट डाला। लत एक पिंजरा है जिसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। ये जानबूझकर डाला गया है। क्यों? क्योंकि अब सामने वाले को हिप्नोटाइज करना है कि मेरा पूरा पढ़, मैंने जो लिखा हुआ है वो पढ़। वो मजबूर हो गया पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको लगेगा कि आगे भी बहुत अच्छा लिखा होगा, और कोशिश भी यही की है। ये व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस कोटेशन को बोला था, अन्ना क्विंडलेन ने इस कथन से स्पष्ट होता है कि मादक पदार्थों का सेवन स्वयं पर निर्भर करता है, लेकिन इसके अनेक सहायक कारण हैं। अब देखो यहाँ देख, एक चीज दिख रही होगी आपको, हेडिंग नहीं डाला गया। निबंध में हेडिंग्स नहीं डाले जाते, लेकिन हेडिंग को शो किया जा सकता है। जैसे सामाजिक कारकों में गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक कलह, साथियों का दबाव और सामाजिक बुराइयों के साथ साथ फैशन की दौड़, नवीनता की चाह और दिखावा भरी अनौपचारिक काल्पनिक जीवन शैली को अपनाना, ये इसमें सबको पता चल गया कि ये सारे सामाजिक कारण हैं। ये कारण जो है वो सामाजिक है। अब देखो और आगे चलोगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि बिना हेडिंग के लिखा था, निराशा, तनाव, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, बीमारियों से घिरा हुआ होना और काम का बोझ जैसे मनोवैज्ञानिक कारक। अब सामने वालों को समझ में आ गया कि ये जो कारण लिखे हैं वो मनोवैज्ञानिक लिखे हैं। फिर आगे बढ़ो, इसी में नशे की ओर धकेलते हैं, धकेलने के लिए उत्तरदायी है। कुछ मामलों में जैविक कारक, अब उसको समझ में आ जाएगा कि यहां जो मैं लिखूंगा वो जैविक कारक होंगे। जैविक कारक या अनुवांशिक कारक की भूमिका भी नशाखोरी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मानसिक अस्वस्थता, विकलांगता, अनुवांशिक प्रवृत्ति आदि शामिल है। फिर आगे चलो, इन सभी कारणों के में सबसे ज्यादा प्रभावकारी तत्व आसान उपलब्धता और ये अन्य कारण है। उसको समझ में आ रहा है पढ़ने वाले को कि ये अन्य कारण लिखे हुए हैं। नशीले पदार्थों के बारे में गलत धारणाएं, भ्रामक ज्ञापन, जैसे सेक्स शक्ति बढ़ाने के लिए आदि भी उतने ही जिम्मेदार कारण हैं जितना कि अन्य कारण। आजकल आधुनिकीकरण की दौड़ में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की दौड़ व काल्पनिक सुख की चाह भी युवा पीढ़ी को इस दलदल में धकेल रही है। कुल मिलाकर कारण लिख रहे हैं, 1.5 पेज भर के कारण लिखा। सामने वाले को समझ भी नहीं आया होगा, पढ़ने वाले को, कि ये कारण लिखे हैं। उसको ये इंटरनली एक
लयबद्धता दिखा दी गई। इन सब का देखो, हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, हम वहां वन लाइनर कारण लिखते हैं। उन वन लाइनर कारणों से बार बार जो है चीजें डिस्टर्ब होती है, पहली लाइन का दूसरी से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे में अपने लिए ये चैलेंज होता है कि निबंध में लयबद्धता कैसे लाई जाए, तो वो मैंने यहां दिखाने की कोशिश की कि लयबद्धता कैसे लाई जाए। अब तीसरा चैप्टर शुरू होगा, परिणाम। परिणाम हमने जानबूझकर थोड़ा सा डाल दिया। परिणाम क्या डाला, देखो फिर से, मादक पदार्थों, ये एक्स्ट्रा डाला गया है क्योंकि निबंध की मांग थी इसको डालना, भले इसी वहां हेडिंग में नहीं था, लेकिन थोड़ा सा परिणाम डाल दो। परिणाम, मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर परिणाम होते हैं शारीरिक रूप से। अब यहां दिख रहा है आपको शारीरिक रूप से क्या परिणाम होते हैं, बिना हेडिंग के हेडिंग जैसा लिखा है। शारीरिक रूप से यहाँ हृदय रोग, यकृत क्षति, श्वसन संबंधित समस्याएं और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाता है। मानसिक रूप से यहाँ अवसाद, चिंता, आलस्य, चिड़चिड़ापन, मनोविकृति और स्मृति हानि जैसी समस्याओं को जन्म देता है। सामाजिक रूप से यहाँ व्यक्ति, परिवार और समाज में विभेद उत्पन्न करता है, व्यक्ति को अपराध की ओर प्रवृत्त करता है तथा व्यक्ति अपनी शिक्षा, भविष्य तथा संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर लेता है। साथ ही यहाँ आर्थिक प्रभाव भी डालता है। अब कुल मिलाकर के देखो, हेडिंग था परिणाम और उसके 4 प्रकार के परिणाम बिना हेडिंग डाले समझाए गए, पता भी नहीं चला, लेकिन हेडिंग डालकर उसके दिमाग में क्लियर होती जा रही कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट भी जगह बना हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलोगे तो निदान, स्वास्थ्य। अब फिर मुझे पता था कि यहां तक आदमी आते आते थक जाएगा, नहीं पढ़ने वाला है वो मेरा निबंध, इसलिए एक ऐसा ज्वलंत पॉइंट डाल दिया कि जिससे उसके इंटरेस्ट को मैं बढ़ा सकूं। फिर से डाला, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे अच्छा संबंध। ये जो कोटेशन डाला ना, इसका वास्तव में नशाखोरी उसको लेना देना ही नहीं है, लेकिन उसे मैं बना दूंगा। देखो अगली 2 लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बन गया वो। यह लिखा हुआ है, मादक पदार्थों का सेवन इस उपहार, जीवन, धन और संबंध तीनों को क्षति पहुंचाता है। कनेक्ट करने का काम हमें करना है। इस कोटेशन का कोई संबंध नहीं मादक पदार्थों से, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी से उसको ऐसे टर्मिनेट, ऐसे घुमा दिया कि आप सामने वाले के जीवन, मतलब सामने एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। मादक पदार्थों का निदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उपचार। उपचार एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। अब यहां से ये चैप्टर चलेगा इसके उपचार को, और यहाँ पे भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ऐसे 3 चरण के फॉर्मेट में इसको डिवाइड किया है, बिना हेडिंग डाले, हेडिंग नहीं डाला। और फिर लास्ट में आएगा कंक्लूजन। ये इस तरीके का हमने निबंध लिखा। अब देखो निष्कर्ष में ऐसे आपको हेडिंग डालना नहीं है, मैंने इसलिए डाला कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि निष्कर्ष यहां से शुरू हो रहा है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे लाइव और क्लास में नहीं होते हैं, उनको बाद में इसको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना होता है, तो उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये हेडिंग डाला है। क्या लिखा निष्कर्ष, युवा आबादी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा नशीले पदार्थों का आदी है। यह न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है, क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन और डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने नशाखोरी को व्यक्तिगत त्रासदी कहा था। वो पॉइंट मैंने जानबूझ करके यहां डाला है, तो ये पॉइंट पे फोकस करो, ये व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी बड़ा खतरा है मादक पदार्थों। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, इसी में मादक पदार्थों से मुक्ति पाना संभव है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और सामाजिक समर्थन के साथ साथ व्यापक रणनीति और निगरानी तंत्र का दुरुस्त होना बड़ी आवश्यकता है। रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करके, प्रभावी उपचार प्रदान करके तथा समाज में जागरूकता फैलाकर इस गंभीर समस्या का मुकाबला किया जा सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी कोई अच्छी सुझाव, अच्छे आइडियाज, अच्छी बातों के साथ अपने निबंध को एंड करना है, खत्म करना है। अब यहाँ निबंध खत्म हो जाता है। अभी मैंने इतनी देर तक इस क्वेश्चन को पढ़ करके बताया। यहाँ सबसे अच्छा जो पॉइंट था वो बीच बीच में आने वाले कोटेशन, जिन्होंने इंसान को जगाए रखा, आलस्य नहीं आने दिया। फिर दूसरा, चीजों में लयबद्धता, जिससे वो एक दूसरे के साथ लिंक होती गई, आगे आगे बढ़ती गई। बार बार यहाँ फेस चेंज होता है ना, एक पॉइंट शुरू हुआ और फिर दूसरा शुरू हो जाए, तीसरा, डिस्टर्ब होता है आदमी, और वो इतना लंबा 7-8 पेज का निबंध नहीं पढ़ता। सामने 8 पेज का निबंध लिखा हुआ है, ये कोई आदमी पढ़ना पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। दूसरे निबंध पे चलते हैं। दूसरा निबंध केवल 250 शब्दों का था। एग्जाम में कितने पेज दिए इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 3 से 4 पेज इसमें लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने, नहीं तो फिर टाइम कम पड़ेगा, आप बाकी के 2 प्रश्न आप कवर ही नहीं कर पाओगे।
तो हमें अपने आप को मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि एक इंसान की लिमिट है ये कि वो इतना ही लिख पाएगा। महिला सशक्तिकरण और बढ़ते अपराध, ये जानबूझकर सिलेक्ट किया गया क्योंकि इसमें दो पार्ट थे। मेरे पास एक हिस्से में लिखने के लिए है महिला सशक्तिकरण क्या है, और दूसरे हिस्से में लिखने के लिए बढ़ते अपराध है। अगर मैंने अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि मुझे 4 पेज लिखने हैं, तो मेरे केवल 2 पेज यहाँ खर्च होंगे और 2 पेज यहाँ खर्च होंगे, बिना मैं लपेटा लपेटी करे अच्छी बातें यहाँ लिख सकता हूं। देखो, इसी तरीके की बात को शुरू किया गया। किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति के बिना अधूरी है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस कथन से स्पष्ट है कि यदि समाज की प्रगति चाहते हैं तो समाज की प्रगति चाहते हैं तो महिलाओं का सशक्त करना नितांत आवश्यक है। ये एक शुरुआत है। भले ही से ये कोटेशन कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन सार्वभौमिक कोटेशन नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है कि सार्वभौमिक चीजें शुरुआत में ना रखें, उनको बीच में डाल दें जहां छिप जाती है चीजें, और आगे बढ़ो। महिला सशक्तिकरण का आशय, ये इसको जिस फ्लो में पढ़ना है, सशक्तिकरण क्या होता है उसे डिफाइन करने की कोशिश है यहाँ। फिर जब तक उसका इंटरेस्ट खत्म होगा, फिर एक बात डाल दी, जब आप एक आदमी को शिक्षा प्रदान करते हैं तो आप एक ही आदमी को शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जब आप किसी महिला को शिक्षा प्रदान करते हैं तो आप संपूर्ण पीढ़ी और संपूर्ण वंश को शिक्षा प्रदान करते हैं। या भले ही से व्यक्ति का नाम मत लिखो कि ये किसका कोटेशन है। इस कारण आधुनिक युग की शुरुआत व स्वतंत्रता के साथ ही महिला सशक्तिकरण का कार्य शुरू किया गया। संविधान में इसके लिए विभिन्न प्रावधान किए गए तथा अनेक कानून समय समय पर बनाया गया। मुझे पता था कि यहाँ के बाद मुझे टर्न लेना है, तो टर्न लेने के लिए तरीका है कि आप पिछली बात का एक हिस्सा और आने वाली बात का एक हिस्सा दोनों को ज्वाइंट करो। देखो, जानबूझ करके यहाँ कहा कि हमने ऐसा ऐसा बहुत प्रयास किया, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। ऑटोमेटिकली आप महिला सशक्तिकरण के टॉपिक से अपराध वाले टॉपिक में घुस चुके हो। आपको कुछ करना नहीं पड़ना, तो आपको हेडिंग डालनी पड़ी ना, आपको कुछ फेस चेंज करना पड़ा, सीधे आप आ गए। बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक और सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के नित नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। वे निर्भया कांड हो या हाथरस घटना, संपूर्ण मानव जाति को आईना दिखा देती है। ये इंटरेस्ट जगाने के लिए ऐसे 2 उदाहरण डाल दिए जिससे सामने वाले को पता चले कि हाँ यार, बहुत अच्छी बात लिख रहा हूं। फिर आ गए उसी पैटर्न पे जो हम कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? कारण, इन बढ़ते हुए अपराध के कई कारण हैं, जिनमें परंपरागत कारण जैसे पितृसत्तात्मक मानसिकता, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, सामाजिक संवेदनशीलता की कमी तथा पीड़ित को दोष देने की प्रवृत्ति के साथ साथ, अब देखो यहाँ कारण लिखा हेडिंग है, उसमें हेडिंग दिखाया नहीं गया कि ये कारण है, लेकिन वहां दिख रहा है कि ये 2 प्रकार के कारण मैं यहाँ लिखूंगा। पहले परंपरागत लिखूंगा और फिर दूसरा आधुनिक लिखूंगा। आधुनिक में वही इंटरनेट, अश्लीलता, ये वाले 3-4 बातें डाली और यहाँ तक ले आए। हमारा पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। हमने पहले महिला सशक्तिकरण क्या होता है, फिर उसको लिंक किया महिला अपराधों से, फिर अपराधों के कारण बताए, क्योंकि अपराध केवल अपराध के नाम लिख देने से तो हो नहीं जाएगा, उसके कारण लिखने पड़ेंगे कि क्या कारण से ये अपराध बढ़ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उसमें छुपा हुआ पॉइंट है। फिर आगे बढ़ो, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के महत्व को दर्शाता है। फिर से क्यों कोटेशन डाला? सेम कोटेशन चल रहे हैं, लेकिन इसलिए डाला कि फिर से इंटरेस्ट जगाया जा सके। यह एक विरोधाभास है। ये फ्लो डालने की बात है, ये जो शब्द है ना, इसका कोई उपयोग थोड़ी है, लेकिन उस फ्लो को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए डाला कि यह एक विरोधाभास है कि एक और जहां अपनी पूरी क्षमता से महिला सशक्तिकरण का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इनके खिलाफ अपराधों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब और अच्छी इंटरेस्टिंग बातें लिखी। इसका एक संभावित कारण यह हो सकता है कि जैसे जैसे महिलाएं अधिक मुखर हो रही हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं, पितृसत्तात्मक समाज में कुछ ऐसे तत्व चुनौती दे रहे हैं, देते दिखाई देते हैं जो ये स्वीकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के बात ये कही जा रही है कि भैया कारण क्या है ये अपराधों का बढ़ जाने का? 2 कारण बताए गए हैं और फिर लास्ट में इसको टर्निंग मोड देते हुए क्वेश्चन को खत्म किया गया। जब आप इस क्वेश्चन के आंसर, इस निबंध को पढ़ेंगे तो आपको फ्लो कहीं भी नहीं टूटेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 7-8 पेज का पहला निबंध हो या 5-6 पेज का दूसरा निबंध हो, 1 मिनट के लिए भी आप अपने पढ़ने के फ्लो को नहीं तोड़ पाएंगे। ये मेरी गारंटी है इस दोनों निबंध में।
भले ही से वो कितने भी बड़े हों, बड़ा होना इस बात को नहीं दर्शा देता कि हमारा फ्लो टूट जाएगा। इसके बाद के दो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें 15-15 नंबर में पूछे गए वो बड़े आसान हैं। हमें बड़े शांति तरीके से अगर सोचेंगे तो अधिकांश जो प्रोफार्मास होते हैं, जो ज्ञापन हो, परिपत्र हो, प्रपत्र हो, शासकीय पत्र हो, अर्धशासकीय पत्र हो, बहुत सिंपल होते हैं। उनका अधिकांश जो लेखन कार्य होता है वो एक जैसा होता है, दो दो चार चार डिफरेंस सब में होते हैं। आपसे जो 4 प्रश्न और करके पूछे गए वो चारों के ही आंसर लिख करके हमने पीडीएफ में शामिल किए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इन चारों ही फॉर्मेट को एक बार पढ़ें। देखिए लिखना तो एक एक ही था, लेकिन हमने फिर भी चारों लिख दिए कि आपको चारों का एक एक एग्जाम्पल कम से कम मिल जाए। इसमें जो ध्यान रखने की बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि हेडिंग जो हम डालते हैं वो बड़ा अच्छा वाला हो, और खैर वो क्वेश्चन में ये बताता है कि हेडिंग क्या डालना है। फिर उसके बाद ये बातें हमें मन से लिखनी होती है। क्रमांक वाला चैप्टर कभी नहीं भूलना है, दिनांक वाला चैप्टर कभी नहीं भूलना है। ये वाला हिस्सा हमने बचपन में एप्लीकेशन लिखते टाइम सीख लिया था, तब से आज तक चला आ रहा है। ये विषय भी हमने बचपन में लिख लिया था महोदय, ये पूरी कहानी। और यहाँ वो जो प्रश्न में दिया हुआ होता है उसी को एक्सपॉन्ड करना होता है। उसने जो छोटी सी बात कही उसी को बड़े ढंग से यहाँ कह दिया जाता है, पॉइंट वाइज कहने की कोशिश करनी है। और लास्ट में हमें पता है कि ये कैसे लिखा जाता है, बहुधीय वाला चैप्टर। धन्यवाद जरूर दे, खत्म हो जाती बात। अब इन चारों को एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें कि क्या लिखना होता है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो रट्टा मारने का है। हमें खाका जो है वो रट कर जाना है। उस क्वेश्चन में उसने जो पूछा है उसे केवल पिरोने का काम करना है। इसलिए मैं भी इसे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब फॉर्मेट में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो रटा हुआ है जो है वही तो लिखना है। इसमें ना मैं कुछ नया कर सकता हूँ ना आप कुछ नया कर सकते हैं, और यहाँ नया करने का कोशिश भी नहीं करना है। इनके जो दो चार फॉर्मेटिंग है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप सब लोगों को बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि पूरे नंबर दिलवाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस निबंध लेखन की क्लास में आप बहुत अच्छे से कुछ छोटी छोटी बातें सीख पाए होंगे। चलिए विदा लेता हूँ। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और सबसे महत्वपूर्ण है आबाद रहें, खुश रहें। सबसे ज्यादा जरूरी खुश रहना है, क्योंकि खुश रहेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।